10 साल हो गए डॉक्टर बने हुए और हजारों लाखों पेशेंट्स को आप देखते हैं, तो आप तो डिप्रेशन के कारण और डिप्रेशन के निवारण दोनों से परिचित हैं, तो आपको डिप्रेशन क्यों हो गया था? जी। तो कोविड में मेरे पिताजी की डेथ हुई अगस्त 2020 में जी। और उनकी डेथ के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतने पेशेंट्स की जान बचाई और मैं अपने पिताजी की जान नहीं बचा पाया। क्या इसका रीज़न था, क्यों मैं उनकी जान नहीं बचा पाया? ये थॉट मेरे दिमाग में सर घर कर गया जी। और इसी के बारे में मैं हमेशा सोचता रहता था और मैं अपने आप को कोसता रहता था कि शायद ये मेरी वजह से। आप अपने आप को अपराधी मान रहे थे? जी सर, क्योंकि सर उस टाइम पे स्थिति ऐसी थी कि हमें डॉक्टर्स को अलाउड नहीं था घर पे जाना, तो वो आइसोलेशन का पीरियड फॉलो ना करके अपने घर गया। हाँ। तो संभवतः हो सकता है कि वो इन्फेक्शन मेरे फादर साहब को लगा हो मेरी वजह से। तो आपको गिल्ट आ गया? वो मुझे सर गिल्ट आ गया और मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाया। बिल्कुल, मैं अपने आप को ही दोषी मान रहा था कि मेरी वजह से ही मेरे फादर साहब की डेथ हुई है। और मैं परसिस्टेंटली जो है इसी उधेड़-बुन में लगा रहा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और धीरे धीरे सर क्या हुआ कि मेरी जो डेली एक्टिविटीज़ थी वो हैम्पर होने लगी। जैसे मेरा जो पेशेंट केयर का इंटरेस्ट था वो ख़त्म होने लगा। मैं अपनी ड्यूटीज़ जो है वो टाइम पे नहीं जाता था। मुझे एक लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया जनरल एक्टिविटीज़ में, जिसे मेडिकल टर्म्स में एनहेडोनिया कहते हैं। और मैं बड़ा परसिस्टेंट सैड रहता था। मैं बड़ा मतलब अपने आप को बड़ा लो फील करता था। तो आप अपनी भाषा में अगर कहना चाहेंगे, आप अपने अनुभव से कहना चाहेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप ठीक हुए? जो यहाँ आने के बाद अनुभव हुआ उसके बेसिस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो चीज़ सीखी वो चीज़ सीखी एक्सेप्टेंस कि फर्स्टली आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, चाहे वो आपकी मेंटल प्रॉब्लम है, चाहे आपकी फिजिकल प्रॉब्लम है, वट एवर द प्रॉब्लम इज, आपको पहले उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं वो एक्सेप्टेंस वाली फेज़ में नहीं था सर, और वो मैं एक्सेप्टेंस वाली फेज़ में इसलिए नहीं था बिकॉज वो दवाइयों पे इतना डिपेंडेंट हो गया था, उन दवाइयों को इतना ईजिली मैं प्रोक्योर कर रहा था कि मैं वो एक्सेप्टेंस कर ही नहीं रहा था। मैं अपने आप को मान ही नहीं रहा था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता। जो दवा हमने आपको दी, जी सर, तो उस दवा के कारण से आपको स्वास्थ्य मिला। जी सर। तो आपकी साइंस में, आपकी नॉलेज में, आपके एक्सपीरियंस में, बिकॉज यू आर वेरी वेल क्वालिफाइड, तो वो हमारी दवा आपके ऊपर काम क्यों कर रही थी? नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व उपस्थित है। मैं विशेष शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं कि वे प्रोफेशन से खुद क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं दिल्ली सरकार में। परिस्थितियां ऐसी बनी कि वे डिप्रेशन के शिकार हो गए। अब डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन का इलाज कैसे किया जा सकता है, डॉक्टर साहब उससे अपरिचित हो यह बात तो नहीं कही जा सकती, और डॉक्टर साहब ने वह इलाज अपने ऊपर न किया हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन वहां डॉक्टर साहब को लाभ नहीं हो पाया और डॉक्टर साहब यहां अध्यात्म साधना केंद्र पहुंच गए। वे अध्यात्म साधना केंद्र आए, उन्होंने प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग किया और उस प्रयोग से वे स्वस्थ हो गए और आज एक स्वस्थ व्यक्तित्व के रूप में, एक प्रोफेशनल डॉक्टर के रूप में वे हमारे सामने उपस्थित हैं। उनकी यह यात्रा, उनका यह अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। तो डॉक्टर देवेंद्र मित्तल जी, आज आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है और आपके अनुभव से हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे। तो पहला प्रश्न तो डॉक्टर साहब मेरा आपसे यही रहेगा कि आप जिस प्रोफेशन में है वो बहुत ही इंटेंसिव स्टडी के बाद मिलता है। आपने एमबीबीएस किया है और आप दिल्ली सरकार में डॉक्टर हैं और आज से नहीं, लगभग आपको 20 साल हो गए। 10 साल हो गए सर। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए डॉक्टर बने हुए और हजारों लाखों पेशेंट्स को आप देखते हैं। तो आप तो डिप्रेशन के कारण और डिप्रेशन के निवारण दोनों से परिचित हैं, तो आपको डिप्रेशन क्यों हो गया था? यदि बहुत व्यक्तिगत नहीं हो तो आप हमारे साथ शेयर करें। नहीं सर, मैं शेयर करूंगा कि डिप्रेशन का क्या रीज़न था। इसकी शुरुआत सर कोविड के समय से हुई थी जी। तो कोविड में मेरे पिताजी की डेथ हुई अगस्त 2020 में जी। और उनकी डेथ के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतने पेशेंट्स की जान बचाई और मैं अपने पिताजी की जान नहीं बचा पाया। क्या इसका रीज़न था, क्यों मैं उनकी जान नहीं बचा पाया? ये थॉट मेरे दिमाग में सर घर कर गया जी। और इसी के बारे में मैं हमेशा सोचता रहता था
और मैं अपने आप को कोसता रहता था ओह। कि शायद ये मेरी वजह से। आप अपने आप को अपराधी मान रहे थे? जी सर, क्योंकि सर उस टाइम पे स्थिति ऐसी थी कि हमें डॉक्टर्स को अलाउड नहीं था घर पे जाना। हाँ। आपको आइसोलेशन में रहना पड़ता था 14 दिन के लिए, और आप 14 दिन के आइसोलेशन में रहकर ही घर जाते थे। तो बीच में मैं एक दो बार वो आइसोलेशन का पीरियड फॉलो ना करके अपने घर गया। तो संभवतः हो सकता है कि वो इन्फेक्शन मेरे फादर साहब को लगा हो मेरी वजह से। तो आपको गिल्ट आ गया? मुझे सर गिल्ट आ गया, और मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाया। बिल्कुल, मैं अपने आप को ही दोषी मान रहा था कि मेरी वजह से ही मेरे फादर साहब की डेथ हुई है। तो सर इनिशियली तो मैं अपने आप को समझा रहा था कि कोई नहीं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब चलता रहता है। काफ़ी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, और काफ़ी यंग पेशेंट्स हैं जो कोविड के ग्रास बन गए। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ मेरे दिमाग में कब घर कर गई मुझे पता ही नहीं लगा सर। ओह जी। और मैं परसिस्टेंटली जो है इसी उधेड़-बुन में लगा रहा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और धीरे-धीरे सर क्या हुआ कि मेरी जो डेली एक्टिविटीज़ थी वो हैम्पर होने लगी। जैसे मेरा जो पेशेंट केयर का इंटरेस्ट था वो ख़त्म होने लगा। मैं अपनी ड्यूटीज़ जो है वो टाइम पे नहीं जाता था। एक मुझे एक लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया जनरल एक्टिविटीज़ में, जिसे मेडिकल टर्म्स में एनहेडोनिया कहते हैं। और मैं बड़ा परसिस्टेंट सैड रहता था। मैं बड़ा मतलब अपने आप को बड़ा लो फील करता था। अच्छा, जिसे ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन कह सकते हैं, यस सर। और सबसे बड़ा सिम्टम सर क्या था कि मेरे को हमेशा भूख लगती थी, मैं कुछ ना कुछ खाता रहता था। और बाद में उसका सर रीज़न जो निकल के आया वो ये था कि मैंने कब नींद की दवाइयाँ शुरू कर दी और मैंने कब ये डिप्रेशन की दवाइयाँ खुद से शुरू कर दी मुझे पता ही नहीं लगा। क्योंकि सपोज जब मुझे नींद नहीं आती थी और मैं परसिस्टेंट किसी थॉट में रहता था तो दिमाग ऑब्वियसली टायर्ड हो जाता है आपका। सो यू नीड टू स्लीप बट यू कैनॉट स्लीप, आप सो नहीं सकते। तो मैंने दवाइयाँ ली, कुछ दवाइयाँ, नींद की दवाइयाँ शेड्यूल एक्स दवाइयाँ होती हैं जो कि आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं। सिंस आई एम अ डॉक्टर तो मेरे लिए बड़ा ईजी था। तो क्लोनाजिपाम, एल्प्रेक्स और ये कुछ ऐसी दवाइयाँ थी, ज़ोलफ्रेश, जो मैंने ओवर द काउंटर निकलवाई और इनको मैंने खाना शुरू किया। रादर इनको मैंने एब्यूज़ करना शुरू कर दिया सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इनको एब्यूज़ करता था इन दवाइयों को कि मान लीजिए कि कोई डोज अगर 0.25 है तो मैं 1 मिलीग्राम तक की डोज लेता था। 4 टाइम्स 5 टाइम्स मैं ये डोज लेता था। और इससे क्या होता था कि मुझे बड़ी भूख लगती थी और मैं खाता था खाना, बहुत खाना खा लेता था और फिर मैं सो जाता था। तो इस तरीके से सर ये अवस्था आपके लगभग कितने समय चली? सर ये 2021 फरवरी में शुरू हो गई थी जी। मैंने तब से इन दवाइयों का सेवन शुरू कर दिया था और ये मार्च 2022 तक ये अवस्था मेरी चली। और इसका सर ब्रेकिंग पॉइंट आया। इसका ब्रेकिंग पॉइंट जब आया कि 2022 में गुरुदेव यहाँ दिल्ली पधारे थे। आचार्य महाशमन जी आए थे अहिंसा यात्रा के समय जी। और मैं यहाँ उनके दर्शन करने के लिए आया था। तो मैं कैंटीन में कुछ खा रहा था खाना। इनफैक्ट मैंने दवाई उस दिन की मिस कर दी थी सुबह की जी। मैं अपनी वो 4-5 डोज जो मैं यूजुअली अब्यूज करता था वो मैं लेके नहीं आया था क्योंकि मेरी मदर ने कहा था कि बेटा जल्दी आ जाना और गुरुदेव के दर्शन करने हैं। और वो दवाइयाँ रह गई और मुझे थोड़ी भूख लगी, मैं खाना खाने लगा और मुझे सीजर हो गया, दौरा आ गया मुझे। क्योंकि मेरा ब्रेन जो था वो यूज्ड टू हो गया था उन दवाइयों के लिए। तो डिमांड कर रहा था, उसको वो चीज मिल नहीं रही थी। तो एक मैं परसिस्टेंट उस स्टेज में था कि मुझे कुछ मिले। जैसे एक ड्रग अब्यूज जो पेशेंट करता है तो उसको क्रेविंग होती है, तो ऐसे मुझे मेंटली क्रेविंग हो रही थी। बट वो क्रेविंग में सप्रेस कर रहा था अपनी, और वो सप्रेशन का एक ब्रेकिंग पॉइंट आया और मुझे सीजर आ गया सर। और यहाँ साधना केंद्र में ही मुझे सीजर आया। 9 मार्च की बात है सर, ये 9 मार्च 2022 की बात है। मुझे यहाँ सीजर आया। युवक परिषद के लोग थे और मुझे यहाँ से वो एम्बुलेंस में डाल करके फोर्टिस हॉस्पिटल लेके गए सर जी, जो वसंत कुंज में फोर्टिस हॉस्पिटल है, वहां लेके गए और मुझे इमरजेंसी में एडमिट कराया गया। और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और उन्होंने मेरा MRI किया सर और EEG किया मेरा, एंड इट केम आउट टू बी नॉर्मल। हाँ, वो तो नॉर्मल था, इश्यू तो कुछ और था जी। और सर डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करता है ना तो वो सबसे पहले आपकी हिस्ट्री पूछता है कि भाई आप पहले कोई दौरे की दवाई तो नहीं खा रहे हैं या कोई आपको और समस्या तो नहीं है। सिंस मुझे पता है कि मैंने अपनी हिस्ट्री में क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, क्या एक्सक्लूड करनी है, सो एज टू अवॉइड दिस एम्बेरसमेंट की ये दवाइयों का अब्यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने ये हिस्ट्री डॉक्टर को बताई ही नहीं।
कि भाई मैं जो है वो दवाइयाँ खा रहा हूँ। जी 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 जी। मैंने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल उनके सामने जब मुझे होश आया तो मैंने बताया कि नहीं सर, मुझे तो अचानक ही सीजर आया है और हो सकता है कि वर्क प्रेशर हो, थोड़ा सा काम का प्रेशर ज़्यादा था, और ये सब चीज़ें मैंने उनको सिम्टम्स नहीं बताए। तो अब डॉक्टर साहब ने भी वैसे ही इलाज किया। उन्होंने कहा भाई आपकी रिपोर्ट सारी क्लीन है, आपको मैं दौरे की दवाई लिख रहा हूँ, आप 1 महीने तक खाइए और आप घर पर जाइए। आपको तो कारण मालूम था? जी जी, मुझे कहा जी जी सर, मुझे कारण मालूम। मैं एक्चुअली डिनायल में था सर। जी जी। डिप्रेशन का सर पहला स्टेज होता है डिनायल, कि आप मना करते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। सो मैं उस परसिस्टेंटली उस डिनायल वाली फेज में था। मैं ये मान ही नहीं रहा था कि मुझे कुछ हुआ है। मैं सोच रहा था कि ये दवाई मैं खाऊंगा, मैं सिम्टम सप्रेस करूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। जी जी जी। और सर मैंने इसका एक तरीका और निकाला था कि मेरे काफी साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड हैं, तो मैं उनसे किसी पेशेंट के उसमें का नाम लेकर के कि भाई अमुक पेशेंट को ये दिक्कत है, मैं सिम्टम्स अपने ऐड करता था और अमुक पेशेंट का नाम लेकर के उनसे ट्रीटमेंट पूछ लेता था। तो वो मुझे और 2-3 दवाइयां बता देते थे कि आप डॉक्टर साहब ये सिटालोप्रेम खा लीजिए, आप ये खा लीजिए, फलाना खा लीजिए, और मैं वो अपना उनको एक साथ गल्प कर लेता था, खा लेता था। तो इस आपके लिए आसान था? मेरे लिए बहुत आसान था। मेरे लिए दवाइयां मेरे लिए बहुत आसान थी। मैंने खुद ही प्रिस्क्रिप्शन बनाई और दवाइयां मंगा ली और उसको खा लिया। तो सर इस ब्रेकिंग पॉइंट के बाद मुझे लगा कि भाई ये ना बहुत गलत हो रहा है। अब मैं शायद उस डिनायल फेज से निकलने की कोशिश कर रहा था कि वो डिनायल से मुझे निकलना है। अब मैं बार्गेनिंग पे आ गया था, मैं खुद से बार्गेन कर रहा था कि शायद तू ठीक हो सकता है, अगर तू अपने सेहत पे ध्यान देना तो ठीक हो सकता है। तो सर मैंने क्या किया कि वो डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दौरे की लिखी थी वो मैंने खाई नहीं। मैंने कहा कि मैं इन दवाइयों को नहीं खाऊंगा, मैं थोड़ा सा अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल करता हूँ, देखते हैं। तो 3 दिन तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई। चौथे दिन मुझे फिर क्रेविंग हुई और नाइट स्वेट्स आने शुरू हो गए। रात के समय मुझे बहुत पसीने आते थे और मैं कांपने लगता था। सो ये टिपिकल क्लिनिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स अब मेरे अंदर आ चुके थे। और फिर से मुझे एक दौरा आया और मेरी वाइफ ने देखा कि ये तो बड़े बीमार हैं, क्या हो गया इनको, दौरे की शिकायत हो गई है। तो मम्मी से बात की, मम्मी कहती दोबारा फिर आ गया है। तो सर हमारी फैमिलीज में क्या होता है कि जब ये दौरा और ये सब चीजें आती हैं तो वो थोड़ा झाड़ फूंक और उस तरफ भी जाते हैं। कहते हैं डॉक्टर होगा तो अपने घर में पहले हम देख लेते हैं, हमें झाड़ फूंक करने दीजिए। कभी कोई हमारा कोई पितर नाराज हो, कभी ऐसा हो वैसा हो, ये सब चीजें उन्होंने अपने हिसाब से की, लेकिन कोई इस चीज का असर नहीं हुआ। और फिर मेरी मदर ने मुझे एक दिन अचानक वैसे ही कहा कि बेटा तू प्रेक्षा ध्यान क्यों नहीं करता? मैंने कहा मम्मी प्रेक्षा ध्यान वगैरह तो सुनता रहता हूँ। मैं कहते नहीं सुनना नहीं होता, इसको ध्यान करना होता है। तो मैंने कहा मम्मी कुछ गाइडेड ध्यान हो जाए, कुछ बताओ मैं कहाँ जाऊँ। तो मेरी मदर ने कहा हम वैसे जीन से सर बिलोंग करते हैं, तो जीन में हमारे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सुरेश जैन। मैं जानता हूँ। जी जी जी। तो वो यहाँ प्रेक्षा ध्यान के लिए आते थे साधना केंद्र में। जी जी जी। तो मेरी मदर ने कहा कि आप एक बार डॉक्टर साहब से बात करो, डॉक्टर सुरेश जैन जी से, वो यहाँ साधना केंद्र में आए हैं और उनको मालूम है वो प्रेक्षा ध्यान गाइडेड करवाते हैं जी, तो उससे आपको लाभ मिलेगा, आप उनसे बात करिए। तो मैंने सर से बात की, सुरेश जैन जी से। तो उन्होंने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब आप जाइए और वहाँ बहुत अच्छा रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है, आप उनसे, उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिया कि आप बात करिएगा और वो जब प्रोग्राम होगा तो आपको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो सर मैंने बात की यहाँ सेंटर में। मुझे कहा कि 13 मई को आपका कैंप शुरू हो रहा है। मुझे डेट याद है 13 मई, आज भी मैं उस ग्रुप से जुड़ा हूँ। और 13 मई 2022 को आपका कैंप शुरू हो रहा है, 1 हफ्ते का रेजिडेंशियल कैंप है। सर उस टाइम पे ऑप्शन होती थी 3 दिन का, 7 डेज का, वो इस तरीके से कैंप होता था। तो मैंने कहा कि मैं 7 डेज का कैंप करूंगा जी। और मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं दवाइयाँ यहाँ नहीं लेके आऊंगा जी। तो मैं कोई दवाई यहाँ नहीं लेके आया, जस्ट टू टेस्ट माई सेल्फ कि मैं कितना बियर कर सकता हूँ या फिर ये प्रेक्षा ध्यान मेरी कितनी हेल्प कर सकता है। जी जी जी। क्योंकि सर एज अ डॉक्टर ना आप हर एक चीज पे तर्क करते हैं। हाँ, एनालिसिस का तरीका तो करते हैं, क्योंकि आप ना हमेशा उसको मेडिकल टर्म्स पे ना उसकी कसौटी पे उसको तोलते हैं, उसके बाद फिर आप उस पर विश्वास करते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ ये कितना ध्यान फायदा करेगा। और मैं अपनी सब दवाइयाँ छोड़ छाड़ के और मैं 12 तारीख को यहाँ आ गया। रजिस्ट्रेशन वगैरह थे, हमें सब बताया गया कि आपने ऐसे कोई दवाइयाँ अगर आपकी शुगर बीपी की चल रही हैं तो आप रख सकते हैं, बाकी आपने कोई दवाइयाँ नहीं रखनी अपने पास। और होम्योपैथिक यहाँ जो डॉक्टर, नेचुरोपैथी के डॉक्टर होते हैं, उन्होंने मेरी हिस्ट्री ली और एज यूजुअल मैंने हिस्ट्री में फिर से गोलमोल कर दिया कि मैं कोई दवाइयाँ नहीं खाता। हाँ, मुझे इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। मैंने उस डिप्रेशन को इंसोम्निया का नाम दिया कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद ना आने की प्रॉब्लम है और थोड़ा सा मोटापा है, प्रोबेबली उसकी वजह से होगा। तो डॉक्टर साहब ने मेरी हिस्ट्री लिखी, उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट प्लान बनाया मेरा नेचुरोपैथी का, और सर अगले दिन हम कैंप के लिए 13 तारीख को आ गए। 13 तारीख को सर आपसे मिलना हुआ, आप हमें संबोधित करने के लिए आए थे सब पार्टिसिपेंट्स को।
और आप हमें बता रहे थे प्रेक्षा ध्यान के बारे में। और सर प्रेक्षा ध्यान के बारे में बताने के बाद एक सेशन होता है कायोत्सर्ग का, रिलैक्सेशन का। जी जी। तो वो कायोत्सर्ग का सेशन हमने किया और उसके बाद मुझे बड़ी तेज भूख लगी और मुझे ये था कि खाने को कुछ बढ़िया मिलेगा और कि वहाँ आपका लंच तैयार है कि आप बस कायोत्सर्ग करिए और लंच करने जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, बस वो दिमाग क्रेव कर रहा था ना, वो भूख लग रही थी मुझे और वो दवाइयाँ भी मैंने उस दिन नहीं खाई थी। और मैं जब जैसे ही वो कायोत्सर्ग करने के बाद लंच करने के लिए गया तो मैंने देखा कि वो सब वहाँ एंटी क्लाइमैक्स था। हाँ वो तो सर मैं देख के हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्या है, ये सब वीगन डाइट रखी हुई है वहाँ, कुछ आपकी कच्ची उबली हुई चीजें रखी हुई हैं और मैं दिमाग में मेरे ये था कि मुझे कुछ हाँ कुछ बड़ा बढ़िया पका हुआ कुछ सब्जी रोटी कुछ मिलेगी। ये सब चीजें ये सब हमें बताई नहीं गई थी सर कैंप में ना, तो ये मुझे बड़ा खराब लगा कि हमें पहले बताया नहीं गया। सुबह तो हमें फ्रूट्स मिल गए थे तो मैं उसमें खुश था कि चलो ठीक है फ्रूट्स अच्छे हैं, लेकिन दोपहर में तो सर मेरा जो है ना बड़ा मूड खराब हो गया। तो मैं अनमने मन से मैंने जो है ना वो मूंग वगैरह लिए और कुछ चटनी वगैरह ली और सैलेड था वो मैंने लिया और वो एक दो निवाला मैंने जैसे लिया मुझे फिर सीजर आ गया सर वहाँ कैंप में ही। कैंप में कैंटीन में मुझे सीजर आ गया और वो सीजर सर ऐसा सीजर था कि एक एब्सेंस सीजर था। मेडिकल टर्म्स में ना ये बच्चों को होता है एब्सेंस सीजर, कि आप है ना मतलब कुछ पलों के लिए अवाक खड़े रह जाते हैं और आपका थोड़ा शरीर कांपता है और फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो मुझे वो कुछ एब्सेंस सीजर जैसा आया था क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि आप थोड़ा खड़े थे और आप हिल रहे थे, आप गिरे नहीं थे। और मुझे जो है फिर मेरे रूम में ले जाया गया। बच्चों को क्यों आता है ये सीजर? सर बच्चों को बहुत सारे रीजन होते हैं एब्सेंस सीजर के सर। एक फेब्राइल रीजन है, एक फीवर की वजह से बच्चों को आता है या किसी की। तो और आपको क्यों आया वो सीजर? सर मुझे क्रेविंग की वजह से आया। क्रेविंग की वजह एक तो सर मैंने उस दिन दवाई नहीं खाई थी अपनी। दूसरा वो डाइट का जो मुझे क्रेविंग था कि भाई मुझे खाना खाना है, वो मुझे डाइट नहीं मिली। वो एंटी क्लाइमैक्स हो गया। राइट सर। और तीसरा सर क्या था कि यहाँ पे शेड्यूल ये था कि आपको सुबह 5 बजे उठना है। 5 बजे उठ के आपको ध्यान करना है, आपको षटकर्म करना है और वो सब योगा करनी है। वो सब चीजें बहुत नई थी मेरे लिए। तो वो बॉडी के लिए एकदम स्ट्रेस हो गया बहुत। जी जी जी। तो और वो चूंकि आपने पहले हिस्ट्री शेयर नहीं की थी तो इसलिए उसको ध्यान नहीं दे पाया। इस चीज में अगर आपने हिस्ट्री शेयर की होती तो आपको उसके मुताबिक अगर मैंने हिस्ट्री शेयर की होती तो शायद मेरी डाइट का प्लान या मेरा योगा का प्लान उसी हिसाब से वो मॉडिफाई कर दिया होता। तो वो मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। लेकिन अब सिंस मैं ये चीज किसी को बताना ही नहीं चाह रहा था तो सर मुझे फिर सीजर आया तो मुझे रूम में ले जाया गया और मैंने वहां रेस्ट किया। अब मेरा ये मन कर रहा था कि ये बहाना हो गया कि मेरे को सीजर आ गया है, अब मैं शाम को नहीं आऊंगा योगा करने। तो मैंने दोपहर की क्लास मिस कर दी। लेकिन दोपहर को वो मेरे दरवाजे पे खटखट शुरू हो गई, कहते कि भाई आप क्लास के लिए नहीं आए, आप पहुंचे क्लास के लिए, पहुंचे। मैंने कहा जी मुझे सीजर आया। कहते कोई नहीं सीजर आया, आप चलिए। तो आप वो मेरे को ले गए और उन्होंने जो भी योगा है वो सब करवाई मुझे। फिर डॉक्टर साहब के पास लेके गए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप बताओ कि एग्जैक्टली आपकी क्या है क्लिनिकल हिस्ट्री, इस तरीके से सीजर नहीं आता है। तब मैंने उनको बताया कि मैं जो है ना थोड़ा इंसोम्निया के लिए दवाइयाँ खा लेता हूँ। ऑल्दो तब भी मैंने अच्छे से नहीं बताया। तो फिर क्या हुआ सर, शाम को मैं थक गया था, बॉडी के लिए सब चीज़ें नई थी। तो आपका सर मेरे पास फ़ोन आया। हाँ। तो आप थोड़े चिंतित से लगे मुझे और आपने कहा कि क्या हो गया आपको और ये सीजर कैसे आया है, क्या बातें हैं। तो मैंने कहा कि सर मुझे ना इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। तो आपने बड़े सर कैजुअल वे में कहा ठीक हो जाओगे। मैंने कहा ऐसे कैसे ठीक हो जाओगे? मन ही मन सोचा मैंने सर कि ऐसे कैसे ठीक हो जाओगे, सीजर आ रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं मुश्किल से 2 घंटे सो पाता हूँ और मेरा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। योगा करने को बोलते हैं, मुझसे योगा नहीं होती। ये कच्चा खाना खाने को बोलते हैं, कच्चा खाना नहीं खाया जाता, कैसे ठीक होगा? मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा कि मैं सस्टेन कर पाऊँगा। ठीक है, अब सर ने फ़ोन कर दिया। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे बात हुई है। मम्मी कहती मुझे कोई चिंता नहीं है, तू जो है ना यू आर इन सेफ हैंड्स और वो अपने आप तेरा ध्यान रख लेंगे। तू बस जैसे वो कह रहे हैं ना वो उसको फॉलो करना। तो मैंने कहा ठीक है। तो सर उस रात बिना दवाई के मैं पहली बार सोया। और हालांकि मैं सोया 2 घंटे के लिए, लेकिन मैंने दवाई नहीं खाई। तो वो एक मेरे लिए जो था वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था और चैलेंजिंग था सर वो बहुत ना, कि मैं पिछले 1 साल से जो दवाइयाँ अब्यूज कर रहा था वो मैंने वो सीजर वाला एपिसोड सस्टेन करने के बाद, चाहे मैंने 2 घंटे की नींद ली है बट मैंने दवाई नहीं खाई। तो एक मुझे ना एक मोरल बूस्ट हुआ मेरा। मैंने कहा कि ठीक है चलो करते हैं इसको, 3 दिन का ऑप्शन रखता हूँ मैं। 3 दिन तक सस्टेन किया तो फिर 7 डेज करेंगे इसे। तो सर दूसरा दिन वही सेम दिनचर्या शुरू हुई और सुबह उठाया जाता है
और फिर आपको सब्जियां दी जाती हैं, फ्रूट्स दिए जाते हैं, कच्ची सब्जी और वो सब योग वगैरह। सर ये तो ह्यूमन बॉडी है ना, ये तो अब कठिनाई क्या है कि एमबीबीएस में आपको उसकी ट्रेनिंग मिली नहीं है। नहीं सर, और वो उसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है। जी सर जी। जी सर योगा को तो अब शायद पता नहीं इस क्यूरिकुलम में इन्होंने एमबीबीएस में ऐड किया कि नहीं किया, लेकिन हमारे समय में तो योगा हमारे क्यूरिकुलम में था ही नहीं सर। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, उस वेगन डाइट की आपको ट्रेनिंग कभी है? कभी भी नहीं सर, जी, कभी। जी, हमें तो जी। कहते थे खाओ पियो आराम से, आप शाम में खाओ, डॉक्टर हो भाई, भूख लगती है, काम कर रहे हो आप खाओ पियो। लेकिन यहाँ तो सिस्टम अलग था। यहाँ तो आपको 6 बजे के बाद सूर्यास्त के तो बाद फिर कुछ खाने को नहीं मिलता। सेकंड थर्ड डे में क्या रहा? सेकंड थर्ड डे में क्या हुआ कि वो जब योगा वगैरह शुरू हुई तो योगा टीचर यहाँ बड़े सिद्धस्त योगा टीचर, और वो उन्होंने देख लिया कि भाई ये लड़का जो है ना ये थोड़ा गोलमाल कर रहा है, ये बार बार अपना सीजर का बहाना बना रहा है। क्योंकि मैं बहाना बना रहा था कि मुझे कमर में दर्द है जी, मुझे ना सीजर आया। कहते कोई नहीं, आपको कमर की एक्सरसाइज कराते हैं। तो इन्होंने मुझे भुजंग आसन और वो सब जो कमर की एक्सरसाइज है वो सब करवाई, और बॉडी में सारा जो फटीग था वो धीरे धीरे निकलने लगा। सो सर दूसरा दिन भी मेरा निकल गया, और दूसरा दिन जो था वो एक्सपीरियंस मुझे ये रहा कि मुझे बड़ी प्यास लगी। अब मुझे भूख नहीं लग रही थी, अब मुझे प्यास लग रही थी। अब वो मेरा भूख वाली क्रेविंग थी वो कम हो रही थी, अब मुझे प्यास लग रही थी, तो मैं बड़ा पानी पी रहा था। तो सेकंड डे भी मैंने जैसे तैसे करके निकाल लिया। और सर तीसरे दिन पे जब वो नेचुरोपैथी उन्होंने शुरू करी मेरी कमर के लिए, जिसमें मसाज वगैरह करते हैं, पोटली मसाज करते हैं सर, और सिकाई वगैरह भी होती है, और स्टीम बाथ वगैरह होती है। तो सर उससे जो मेरा दर्द था, जो सीजर की वजह से जो अकड़न आई थी कमर में, वो ठीक हो गई सर। तो मैं काफ़ी रिलैक्स महसूस करने लगा। और अब सर क्या होता था कि आपका शेड्यूल ऐसे होता था यहाँ कि आप सुबह 4:30-5 बजे उठ रहे हैं और वर्चुअली आपको कमरे में जाने को मिल ही नहीं रहा। हाँ, वो तो हम, हाँ, क्योंकि आपका शेड्यूल यहाँ पे इतना बिजी है, आपको इतना बिजी रखा जाता है। योगा तो एम्प्टी माइंड इज डेविल्स होम, तो वो तो एम्प्टी माइंड तो आपको देंगे नहीं ना। राइट सर, राइट। तो मेरे दिमाग में ये था कि चलो यार अब कुछ रेस्ट कर लूंगा, रेस्ट करने को मिल ही नहीं रहा। अब सर बॉडी कायोसर्ग रेस्ट ही तो है। कायोसर, हाँ सर, वो सर मेंटल रेस्ट है। लेकिन सर क्या था कि मुझे ये था कि मैं ना रात को पता नहीं कैसे सोऊंगा, लेकिन अब जब आप सुबह 5 बजे से लगे हैं और आप रात को 8 बजे अपने रूम में आ रहे हैं, तो बॉडी को नेचुरली थकावट के बाद नींद ही आएगी। हाँ। मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, मतलब मेरी बॉडी के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब बॉडी को ये नहीं पता ना कि ये क्या कर रहा है, बॉडी को ये पता है कि देयर हैज बीन समथिंग गोइंग ऑन, कुछ फिजिकल वर्क हो रहा है, कुछ मेंटल वर्क हो रहा है। नाउ द फटीग हैज कम एंड द बॉडी हैज टू स्लीप, बॉडी हैज टू शट डाउन। तो वो शट डाउन होगी तो मतलब नींद आएगी आपको। हाँ। तो वो नेचुरल प्रोसेस शुरू हो गई सर नींद आने की ना तीसरे दिन पे। हाँ। तीसरे दिन पे मेरी फर्स्ट डे थी 2 घंटे की नींद, दूसरे दिन पे मेरी 3.5 घंटे की नींद थी, और तीसरे दिन पे मुझे याद है कि मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे सोया हूँ। राइट। मैं 9 बजे एग्जैक्टली, मैं 8 बजे का जो हमारा ध्यान था वो 8 बजे का ध्यान करके, और वो भजन वगैरह हमारा भजन संध्या होती है सर, और वो सब करने के बाद मैं 9 बजे अपने रूम में आया, और वो फ्रूट देते हैं और एक पीने के लिए वो काढ़ा देते हैं। हाँ, तो वो सब मैंने लिया, और उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि सो जाओ बस। एक तो वो योगा कर रहे हैं आप, डेली आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, वो फटीग जो है वो आपका निकल रहा है, वो रेस्ट ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो मैं तीसरे दिन सर 5 घंटे सोया। अब सर जो चीज़ मुझे पनिशमेंट लग रही थी ना, अब मुझे उसमें मजा आने लग गया कि अब मैं कर लूंगा। तो मैंने मदर को फ़ोन किया, मैं कहा मम्मी मैं कर लेता हूँ, 7 डेज़ का कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन मेरे निकल गए हैं, क्योंकि एक ऑप्शन होती है आपके पास, उस टाइम पे ऑप्शन थी कि भाई आप 3 दिन करके भी जा सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं 7 डेज़ करूँगा। तो सर वही रूटीन चला, और चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें दिन धीरे धीरे सर दवाई के बारे में मैं बिल्कुल भूल गया। और जो सर आप किसी पेशेंट को जो कॉन्टिन्यूसली ड्रग अब्यूज़ कर रहा है, और जब आप उसकी सडनली दवाइयां बंद कर देते हैं, इनफैक्ट ये एडवाइजेबल नहीं है सर, मेडिकली दिस इज नॉट एडवाइजेबल जी, कि अगर आप किसी पेशेंट को डिटॉक्स कर रहे हैं या फिर उसका डी एडिक्शन कर रहे हैं, तो दैट हैज टू बी डन अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन एंड ग्रेजुअली, क्योंकि वो बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं कर पाती है, और वो सिम्टम्स कई बार इतने एग्रावेट हो जाते हैं कि वो पेशेंट कई बार हमने देखा कार्डियक अरेस्ट में आ जाता है। सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। बट सर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जो 1-1.5 साल से ये जो दवाइयाँ अब्यूज़ कर रहा था, ये लिटरली उस हफ्ते से वो दवाइयाँ मेरी बॉडी से निकल गई, मेरे दिमाग से निकलनी शुरू हो गई। और सर अब तो 4 साल हो गए। 4 साल सर, हाँ सर 4 साल से ज़्यादा ही हो गए सर। और आपको क्या लगता है कि because you are a medical professional, that's why I'm raising this question to you,
कि जो चीज आप दवा से ठीक नहीं कर पा रहे थे, वो यहाँ पहले, दूसरे, तीसरे दिन आपने रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया और उसके बाद स्वस्थ हो गए एंड यू कुड गेट आउट ऑफ इट, राइट सर, नोइंग फुली वेल दैट बायोलॉजिकल फिनोमिना क्या होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है। तो आप अपनी भाषा में अगर कहना चाहेंगे, आप अपने अनुभव से कहना चाहेंगे, आप 50 सैकड़ों पेशेंट्स रोज देखते हैं और 10 साल के अंदर आपने हजारों पेशेंट देखे होंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप ठीक हुए? सर जो यहाँ आने के बाद अनुभव हुआ उसके बेसिस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो चीज़ सीखी वो चीज़ सीखी एक्सेप्टेंस, कि फर्स्टली आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, चाहे वो आपकी मेंटल प्रॉब्लम है, चाहे आपकी फिजिकल प्रॉब्लम है, वट एवर द प्रॉब्लम इज, आपको पहले उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं वो एक्सेप्टेंस वाली फेज में नहीं था सर, और वो मैं एक्सेप्टेंस वाली फेज में इसलिए नहीं था बिकॉज मैं उन दवाइयों से, वो दवाइयों पे इतना डिपेंडेंट हो गया था, उन दवाइयों को इतना इजीली मैं प्रोक्योर कर रहा था कि मैं वो एक्सेप्टेंस कर ही नहीं रहा था, मैं अपने आप को मान ही नहीं रहा था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। रादर मैं अपने आप पे डाउट कास्ट करता था। मैं यहाँ पे नहीं, पर डॉक्टर साहब वो तो कारण हुआ आपका यहाँ नहीं आने का। जी सर। लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये है कि जो दवा हमने आपको दी, जी सर, तो उस दवा के कारण से आपको स्वास्थ्य मिला। जी सर। तो आपकी साइंस में, आपकी नॉलेज में, आपके एक्सपीरियंस में, बिकॉज यू आर वेरी वेल क्वालिफाइड, तो वो हमारी दवा आपके ऊपर काम क्यों कर रही थी? मैं तो अपने भाषा में बताऊंगा जी, लेकिन मैं तो एक मेडिको से ये सुनना चाह रहा हूं कि व्हाई व्हाट यू हैड नोन सो फार वाज नॉट वर्किंग एंड व्हाई व्हाट यू आर नॉट हैविंग ए बिलीफ इन दैट वाज वर्किंग फॉर यू। तो उसने आपके ऊपर क्यों काम किया? मैं अपनी भाषा में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं मेडिको से जानना चाह रहा हूं ये बात। मैं डॉक्टर साहब, मैं आपको लीड करता हूं, हो सकता है फिर आप उसे कंफर्म कर सकें। देखिए, 3-4 बातों का हमें मूल रूप में ध्यान रखना है। पहली बात, हम आ जाते हैं भोजन के ऊपर। भोजन का जो हमारे योग शास्त्र का, प्राकृतिक चिकित्सा का गोल्डन रूल है, कुछ भी खाओ वाला नहीं है जी। वो गोल्डन रूल ये है कि जो जितनी जल्दी पकता है वह उतनी जल्दी पचता है। करेक्ट। जिस फूड को पकाने का प्रोसेस जितना लंबा होगा, उसको डिसइंटीग्रेट होके उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलकर बॉडी में एब्जॉर्ब होना और वेस्ट को बाहर थ्रो आउट करना के लिए बॉडी को उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो यू आर वेस्टिंग मोर एनर्जी इन डाइजेस्टिंग द फूड देन एक्सट्रैक्टिंग न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ इट। करेक्ट। जब हमने आपको बहुत ही उबला हुआ या कच्ची सब्जियां, कच्चे फल आपको दिए और एक रेगुलर ठीक इंटरवल के बाद दिए, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अब मेहनत नहीं करनी पड़ी उस फूड को डाइजेस्ट करने में, न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने में और वेस्ट को थ्रो करने में। तो उससे आपकी जो एनर्जी डाइजेशन में वेस्ट हो रही थी वो आपको ब्रेन को मिलनी शुरू हो गई। तो ये उसका एक पहला कारण हुआ। राइट सर। दूसरा, आसन में और व्यायाम में फर्क है। आप तो खैर व्यायाम भी नहीं कर रहे थे, व्यायाम करते तो भी आपको लाभ होता। आसन हमारे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को टारगेट करता है। आप देखिए कि एक उज्जयी प्राणायाम है। अब उज्जयी प्राणायाम, यहां हमने पूरी थायराइड को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। एक मंडूकासन है तो उसने न केवल आपके पैनक्रियाज को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, हाँ, यहाँ स्प्लीन है, गोनाड्स है, न जाने कितनी कितनी चीजों को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। एज मेडिको हु नोज इट बेटर देन यू कि न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का हमारे पूरे सिस्टम में क्या रोल है। भुजंगासन केवल स्पाइन की एक्सरसाइज नहीं है, वो अलोंग द स्पाइन जो जितने आपके न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है उन सबको भी एक्टिवेट करता है। वो मैस्कुलर एक्सरसाइज नहीं है, वो स्केलेटल एक्सरसाइज नहीं है, वो हमारे सिस्टम की एक्सरसाइज है, डी पर जाकर काम करती है। प्राणायाम हमने आपको प्रयोग करवाया। जी। प्राणायाम अगेन डॉक्टर साहब ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है। योग की भाषा में श्वास is manifestation of my vital energy, my life force. Rhythm and speed of the breath is the barometer of my physical, mental and emotional health. श्वास बताता है कि मेरा स्वास्थ्य कैसा है
और अगर श्वास को आप ठीक कर लेते हो तो आप स्वास्थ्य को ठीक करते हो। राइट सर। तो जब हमने आपके प्राणायाम का प्रयोग करवाया तो हमने आपकी एनर्जी को बैलेंसिंग करना शुरू किया, आपके श्वास को ठीक करना शुरू किया, तो जो मेंटल लेवल पे डिसऑर्डर था उसको कंट्रोल में आना पड़ा। कायोत्सर्ग केवल मेंटल स्लीप नहीं है, कायोत्सर्ग सेल्यूलर लेवल पर जाकर रिलैक्सेशन है। 6 ट्रिलियन जो सेल्स है उनको फिर बिल्कुल अपने एक डीप लेवल के ऊपर जाकर के अवेकन्ड स्टेट के अंदर रिलैक्स करना। आई बिकम माई ओन मास्टर। सोते समय मैं अपना मास्टर नहीं हूं, बॉडी रिलैक्स कर रही है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा है, लेकिन मैं अपना मास्टर नहीं हूं। There is no control that I am exercising. Correct. But we have that capacity that whereby we give a thought process and auto-suggestion to ourselves, whereby at cellular level we start relaxing on the one hand and secondly we are in command. Correct. तो हमारी उस कमांड के साथ जब हम डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हैं और जैसे ही ब्रीदिंग स्लो और रिदमिक होगी वैसे ही थॉट प्रोसेस कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही थॉट प्रोसेस कम होना शुरू हो जाएगा, एवरी थॉट इज एनर्जी, वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो वो आपका एनर्जी का वेस्ट, एनर्जी का कंजम्पशन होना बंद हो गया, आप रिलैक्स स्टेट में जाने शुरू हो गए। तो आपके माइंड में जो डिस्टरबेंस चल रही थी और जिसके कारण से बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही थी और उस ओवर थिंकिंग के कारण से आपको जो नींद नहीं आ रही थी, तो वहां आपने रिलैक्स होना शुरू कर दिया। Exactly. फिर उसके साथ हमने आपको प्राकृतिक चिकित्सा का सपोर्ट दिया। तो प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब ही है कि नेचुरल वे में बॉडी को हीलिंग देना, नेचुरल वे में बॉडी को रेजुविनेशन करने में हेल्प करना। तो उसकी एक, जैसे हमारे मेडिसिन की एक टेक्निक होती है, सर्जरी की एक टेक्निक होती है, वैसे ही नेचुरोपैथी आई मीन फुल फ्लेज साइंस बाय इटसेल्फ, तो उसका हम सपोर्ट लेते हैं। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में जब हम काम करते हैं तो हमें उसका रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है, उसका असर आना शुरू होता है। इसलिए जिस चीज के लिए आपको साल भर परेशान रहना पड़ा, आप 1 सप्ताह में उससे बाहर आ पाए। 1 सप्ताह में सर मैं बाहर आ गया। हाँ, हमारे पास डिप्रेशन के, एग्रेशन के पेशेंट तो बहुत आते हैं जी। लेकिन हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम ये बात एक मेडिको से सुने, क्योंकि आप अपने प्रोफेशन के प्रोफिशिएंट हैं जी सर। आप उस साइंस को जानते हैं, आप उन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। और हमारा प्रोफेशन एक अलग है, हमारा अभी तक मर्जर नहीं हुआ है जी। लेकिन बहुत नजदीक हमने आना शुरू कर दिया है। तो आप अपने दर्शकों को या ऐसे पेशेंट जो इनसे सफर कर रहे हो उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे, उनको कहना चाहेंगे? आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड सर, बट मैं सर अगर इम्प्रॉम्प्टू बोलूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई पेशेंट इस तरीके से ये फील करता है कि मेरे पास कोई होप नहीं है ना, तो मैंने अपनी सर अंडरस्टैंडिंग से सीखा कि उसको पहले एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी प्रॉब्लम को, कि भाई हाँ ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। एंड व्हेन यू एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम, व्हेन यू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, यू एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम, देन दी वेज विल कम आउट। वो सॉल्यूशंस जो हैं वो आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। जी, और सर ये सॉल्यूशन मेरे लिए तभी खुला जब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। जब तक मैं डिनायल की फेज में था ना कि नहीं मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो डॉक्टर हूँ, क्या हो गया। डॉक्टर सर बड़े ना मतलब कन्वीनियंट होते हैं डिनाई करने में इन सिम्टम्स को। जब वो उन पे ये बात आती है तो मैंने बड़ा कन्वीनियंटली इसको डिनाई कर दिया था। ये हो जाते हैं ना, हम लोग भी मजाक में कह देते हैं, कोई कभी डॉक्टर साहब से किसी से बात हो, हमसे कहे कि आज तो जैन साहब तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आया हुआ है, तो मैं ही कह देता हूँ कि डॉक्टर को भी बुखार आता है क्या? राइट। तो ना सर, तो जब मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली ना, तो वो अपने आप से ही सोल्यूशन आ गया। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मदर मुझे सजेस्ट करेंगे कि बेटा तू जाके ना प्रेक्षा ध्यान कर। और फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, पीडियाट्रिशियन जो डॉक्टर जैन है उनसे मैंने बात की, उनके गाइडेंस से फिर मैं यहाँ पे आया और फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट किया। मैं तो आपको यही कहूँगा कि डू नॉट रिलाई ऑन द मेडिसिन्स। जब आपको इस तरीके की कोई दिक्कत आती है, खासकर ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये जो आजकल की ये जो नई प्रॉब्लम हो गई हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए डू नॉट रिलाई ऑन मेडिसिन। सोनली आप मेडिसिन पे रिलाई मत करिए। आई एम द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। मैंने इन मेडिसिन पे रिलाई किया, मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया, मैंने अपनी ब्रेथ को नहीं ठीक किया, और मैंने ये सब योग प्राणायाम और अपनी डाइट को ठीक नहीं किया। तो इस वजह से मैं इस सिचुएशन में लैंड अप हुआ। अगर मैं ये सब चीज़ें कर लेता, अगर मैं अपने डाइट को ठीक कर लेता, अगर मैं थोड़ा अपने ब्रेथ पे ध्यान देता,
मैं ये नहीं कहता कि आपने प्रेक्षा मेडिटेशन ही करना है, मैं ये नहीं कहता कि आपने आके कोई कैंप ही ज्वाइन करना है। आप होलिस्टिकली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आप सिर्फ सबसे पहले अपनी दिक्कत को समझिए, उसको एक्सेप्ट करिए एंड देन वर्क ऑन इट। आप अपने डाइट को ठीक रखिए, आप अपनी ब्रेथ को ठीक रखिए। अगर आपको समय मिलता है तो आप योग करिए और प्राणायाम करिए और आप अपनी इस दिक्कत से बाहर आ सकते हैं। आपकी भाषा में मैं डॉक्टर साहब कहूँ तो मैं इस प्रकार से कहूँगा कि आप कह रहे हैं कि आपको जरूरी नहीं है कि आप अस्पताल में भर्ती हों। एग्जैक्टली। अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत तो तब पड़ती है जब आप बीमार हो गए। राइट। तो आप पहले से ही ठीक रखकर चलिए, और जिस प्रैक्टिस को करने से आप ठीक हो गए जी, उस प्रैक्टिस को अगर लाइफस्टाइल में ले आएंगे जी, तो फिर कैंप में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली। कैंप में आने का मतलब तो है कि तकलीफ है, राइट, लेकिन तकलीफ आए ही क्यों। बिल्कुल सर। और अब चूंकि इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, तो प्रसन्नता की बात यह है कि अब लोगों का फेथ भी उसमें डेवलप हो गया है, और आप जैसे प्रोफेशनल्स का अनुभव उनको और मोटिवेट करेगा और वे अपनी समस्याओं का बड़े सरल तरीके से समाधान पाएंगे। और सर मैं ये कहता हूँ कि ये जो पहले ग्रीन रेवोल्यूशन और ये वाइट रेवोल्यूशन हुआ है ना सर, यू आर डूइंग ब्रेथ रेवोल्यूशन इन दिस कंट्री सर। ये ब्रेथ रेवोल्यूशन आपने किया है सर। ये ब्रीदिंग का सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, और मुझे नहीं पता था कि ये श्वास इतना इंपॉर्टेंट है। हमें तो इनफैक्ट ये भी नहीं पता, मतलब बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको एक चीज ये कहना चाहूंगा कि हमें ये नहीं पता कि हम श्वास कैसे ले रहे हैं। मतलब सर ने हमें बताया कि आप जब श्वास लेते हैं तो आपका पेट फूलता है, और हम क्या सोचते हैं कि हमारी चेस्ट एक्सपैंड करती है। नो, आपने जब श्वास लेना है तो आपका पेट फूलेगा। जब आपका पेट फूलेगा तब आपको फुल ऑक्सीजनेशन होगा, और जब आप पूरी श्वास को बाहर निकालेंगे तो फिर आप अपनी CO2 को वॉश आउट करेंगे। तो ये जो ब्रीदिंग है ये बहुत ही साइंटिफिक है। और जब आप इस कैंप को ज्वाइन करेंगे, जो आपकी वो क्लासेस होती है ना 1 घंटे की, जो 3 से 4 की जो क्लासेस होती हैं, उसमें आपको वो बड़े लेमैन टर्म्स में ना उन साइंटिफिक चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। फिर आपको समझ में आती है कि हाँ, ये सेलुलर लेवल पे क्या चीज हो रही है। एक चीज और सर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। प्लीज। मेरे को सर लंबर स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम थी जी। ये एक डिस्क प्रॉब्लम होती है जो कि मैं 17 साल की एज में बॉलिंग कराते हुए मुझे डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी जी। और L4, L5, S1 लेवल पे मेरा डिस्क प्रोट्रूड था। समझ गया मैं। राइट सर। तो मैंने सर एम्स में इसका ट्रीटमेंट कराया। ऑल्दो डॉक्टर्स ने मुझे ये कह दिया था कि आपका ऑपरेट होगा, ये एंडोस्कोपिक सर्जरी होगी और उससे वो डिस्क को हम रिमूव कर देंगे, फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा बहुत आपको ना थोड़ी डेबिलिटी रहेगी, मतलब फिर आप उस तरीके से नहीं चल पाएंगे, आप वो फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उस चीज को मना किया और मैंने कहा कि नहीं, कोई नहीं, मैं फिजियोथेरेपी और दवाइयों से अपना इलाज कर लूंगा। लेकिन वो प्रॉब्लम सर मुझे कभी ना कभी हो जाती थी, खासकर सर्दियों में। जब सर्दियां आती हैं तो आपकी जो बैकबोन की मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं और वो पेन करता है। तो सर यहाँ पे ना एक प्रयोग करवाया जाता है, उस प्रयोग में जिसमें आपको एक पर्टिकुलर एरिया पे ध्यान देना होता है और अनुप्रेक्षा कहते हैं उसको। अनुप्रेक्षा में आपको ये कहा जाता है कि आप एक चीज को बार बार ऑटो सजेशन देते रहें अपनी बॉडी को। तो आप ऑटो सजेशन देंगे तो वो चीज वो आपका जो ब्रेन है वो वर्क करेगा उस सजेशन पे, एंड वो उस चीज से उस तरीके से वो चीज अलाइन हो जाएगी। तो आई बीइंग अ डॉक्टर मेरे को पता है कि हाउ आर ऑर्गन्स लुक लाइक। तो मैंने वो अनुप्रेक्षा किया जिसमें मैंने अपने डिस्क का जो एरिया था, जो मेरा लंबर एरिया था, मैंने उस पर ध्यान दिया, मैंने उस पर फोकस किया सर। और मैंने उस सजेशन ये देना शुरू किया कि भाई मेरी जो डिस्क है वो अंदर चली गई है, मेरी डिस्क ठीक हो गई है, मेरे को कोई मसल स्पाज्म नहीं है और मैं बिल्कुल, मेरा जो स्पाइनल कर्वेचर है वो ठीक हो गया है। अरे वाह। मैं सर ये अपने आप को ऑटो सजेशन देता था। इनफैक्ट मैं जब रात में सोता था ना सर, तो मैंने वो गद्दा निकलवा दिया था और मैं वो हार्ड बेड पे सोता था और मैं आंख बंद करके वो ऑटो सजेशन वाला करता था। और वो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर तो आपके बिल्कुल मुझे वो सारे ऑर्गन्स, फिजिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सब चीजें दिमाग में, इसीलिए हम वहां सबको एक्सप्लेन भी करते हैं। एग्जैक्टली, वो दिखाते भी हैं यहाँ पे। वो आपको ना फिजिकल स्ट्रक्चर आपकी बॉडी के, आपकी ऑर्गन्स कैसी दिखती हैं, कौन सी ऑर्गन किस तरफ है, राइट साइड में लीवर है और लेफ्ट साइड में पेनक्रियास है, वो सब आपको बताया और दिखाया जाता है। तो सर मैंने वो किया एंड सर बिलीव मी ऑन दैट कि 4 साल हो गए हैं सर, मुझे 4.5 साल हो गए हैं, 4 सर्दियां आ चुकी हैं, मुझे एक बार भी वो स्पाज्म की प्रॉब्लम नहीं हुई। अरे वाह। नहीं तो सर मैं मोबिजॉक्स और क्लोरोक्साजोन और न जाने कितनी टैबलेट्स खाता था सर्दियों में, और मुझे बड़ा स्पाज्म की और कमर के दर्द की दिक्कत रहती थी सर। लेकिन डॉक्टर साहब, इसकी साइंस मैं आपसे बताऊं कि क्यों ठीक हो गया? जी सर। मुझे संकोच तो हो रहा है क्योंकि डॉक्टर आप हैं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। देखिए, जो मेडिकल साइंस का अब तक का सब्जेक्ट नहीं रहा, शायद फ्यूचर में आ जाएगा, क्योंकि अब साइकोलॉजिकल साइंस में इसमें बहुत डिबेट होने लगी है। एक बहुत बड़ा नेचर का गोल्डन रूल है कि
जहां थॉट वहां एनर्जी, वेयर एवर अवर थॉट ट्रेवल्स और एनर्जी ट्रेवल्स। अभी आप बैठकर यू थिंक ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की कि आपको खाना कैसा मिला, राइट सर। तो यू थिंक ऑफ ए फूड दैट यू लव टू ईट द मोस्ट, एंड इफ यू टॉक ऑफ इट से इवन फॉर 30 सेकेंड्स, में भी आपको सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा कि जैन साहब आज खिलाएंगे क्या। मैं तारीफ कर दूं कि हमारे यहाँ बहुत बढ़िया पीछे जो है बहुत छोले भटूरे बन रहे हैं जी। और वो बहुत टेस्टी बनाता है, तो आपको सेलिब्रेशन होगा और आप कहेंगे कि जैन साहब खिला दीजिए। राइट। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी आई टॉक ऑफ समथिंग वेरी वेरी ऑब्नॉक्सियस विच वी शुड नॉट इवन नेम, तो वी मे फील लाइक हैविंग नोशिया और वॉमिटिंग सेंसेशन। वो दोनों ही चीजें हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनका थॉट प्रोसेस आते ही मेरे भीतर हार्मोनल चेंज हुआ और मेरी पूरी की पूरी केमिस्ट्री बदलनी शुरू हो गई। उसका कारण क्या है कि जिस क्षण, जिस मोमेंट मैं जिस चीज के बारे में सोचता हूं, चाहे वो मैटर है और चाहे वो कंडीशन है, उसकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो जाता हूं। राइट सर। तो आपने जिस वक्त अपने स्पाइन पर देखना शुरू किया, S1 S2 या L4 L5 पर आपने देखना शुरू किया, तो वहां आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई और आपने वहां एनर्जी को कनेक्ट करके वहां थॉट देना शुरू किया, तो वहां एनर्जी का फ्लो शुरू हो गया। राइट सर। योगिक भाषा में बीमारी क्या है और स्वास्थ्य क्या है? बुखार बीमारी नहीं है, सर दर्द बीमारी नहीं है, एनर्जी की डेफिशिएंसी, एनर्जी का इम्बैलेंस बीमारी है, एनर्जी की सफिशिएंसी, एनर्जी का बैलेंस स्वास्थ्य है। तो आपकी डिस्क की प्रॉब्लम फिजियोलॉजिकल है कि उसका अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है, लेकिन योगिक भाषा में वहां एनर्जी डेफिशिएंट हो गई है, एनर्जी इंबैलेंस हो गई है। और जब आपने अनुप्रेक्षा की और चूंकि आप मेडिको थे और आप बहुत क्लियरली उसको विजुलाइज कर पाए और विजुलाइज करके डीप आप उसको देख पाए और वहां आपने थॉट किया, आपके एनर्जी वहां गई और वहां एनर्जी ने अपना काम करना शुरू कर दिया और उससे आप स्वस्थ होना शुरू हो गए। ये हमारा साइंस है। एक दूसरी बात, और अभी आपने ब्रेथ की बात की, अभी भी मैं कह रहा हूं कि ब्रेथ के बारे में आधी बात लोगों को मालूम है। आधी बात इतनी मालूम है कि डीप इनहेल करें और डीप एक्सहेल करें। डीप इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजनेशन ज्यादा होगा और डीप एक्सहेल करेंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। यहाँ तो अगर डीप ऑक्सीजनेशन करेंगे तो आपके हार्ट से जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसके साथ ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी और सेल्यूलर लेवल पर जाकर को ज्यादा एनर्जी पैदा करेगी। और ज्यादा एनर्जी पैदा करेगी तो उसको निकालने के लिए भी डीप एक्सहेलिंग करना पड़ेगा। उसका दूसरा एडवांटेज क्या हो गया कि 1 मिनट में जो 15 या 17 श्वास ले रहे थे, अब आप 10, 8 या 7 ही ले रहे हैं, तो कम श्वास में आप ज्यादा एनर्जी पैदा कर रहे हैं। तो यू आर प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी, यू आर थ्रोइंग आउट मोर कार्बन डाइऑक्साइड, डिटॉक्सिफिकेशन आपका ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। ये उसका एक एस्पेक्ट है। एक दूसरा डॉक्टर साहब इसके साथ रिलेटेड एस्पेक्ट और है। वो एस्पेक्ट ये है कि जब आपने ब्रीद इन किया और ब्रीद इन कर आपने होल्ड कर लिया, जिसको कुंभक की क्रिया करवाते हैं, ठीक है, जैसे ही आपने इनहेल करने के बाद होल्ड कर लिया, आपकी सेल ने ऑक्सीजन को अंदर लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दिया। ठीक है, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड सेल्यूलर से लेवल से निकल गई, लेकिन बॉडी से नहीं निकली। तो जब वो बॉडी से नहीं निकली तो वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेटेड है। ठीक है, जब वो बॉडी में एक्यूमुलेटेड है तो वो आपके पूरे नर्वस सिस्टम को, सारी नर्व्स को खोल रहा है। राइट सर। नर्व्स को वाइड नहीं कर रहा, जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है, करेक्ट सर, करेक्ट, तो उसको वो खोल रहा है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी जब आपने एक्सहेल किया और एक्सहेल करने के बाद आपने होल्ड कर लिया, जिसे फिर बाह्य कुंभक कहते हैं, उसका प्रयोग भी हम प्राणायाम में करवाते हैं। तो जब आपने एक्सहेल करने के बाद बिल्कुल खाली कर दिया, नाउ योर एवरी सेल इज क्राइंग ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब उसके 2 परिणाम हो रहे हैं। पहली बात तो वो स्ट्रगल कर रही है सरवाइव करने के लिए, ठीक है, और जब उसको बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो अपने भीतर से ही वो जो कुछ उसके पास बचा खुचा है उसको यूज कर रही है। जो अब तक वेस्ट पड़ा था, इट हैज स्टार्टेड यूजिंग इट। राइट। और दूसरा, स्ट्रगल करने से उसकी ताकत बढ़ रही है। जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आप मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल कोई बाहर से ताकत थोड़ी आ जाती है। आपने उनको ट्रेन किया तो आपके मसल्स मजबूत हो गए। तो आपकी सेल ने
जितना ज्यादा वो स्ट्रगल करेगी उतनी ही उसकी ताकत बढ़ जाएगी, दे विल बिकम स्ट्रोंगर। करेक्ट सर। तो वो जब वो स्ट्रोंगर हो जाएंगी तो नेचुरली हमारी जब सेल्यूलर लेवल पर स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो पूरे के पूरे सिस्टम लेवल पर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एक तीसरी बात और होगी डॉक्टर साहब, जैसे आपने डीप इनहेलिंग किया और डीप इनहेलिंग के साथ आपने पूरा का पूरा ऑक्सीजनेशन किया, तो एज मेडिको यू नो इट कि यदि थोड़ी भी एनर्जी की डेफिशिएंट होगी तो हमारा सुपर इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। वो कहेगा अच्छा अभी ब्रेन को भी थोड़ी सी कम दीजिए, कोई बात नहीं, इसको जरूरत कम है, पहले हार्ट को बचाइए। क्रिटिकल ऑर्गन्स को बचाएगा और नॉन क्रिटिकल ऑर्गन्स को थोड़ी थोड़ी रैशनिंग शुरू कर देगा। जो रैशनिंग किसी जमाने में हम सुना करते थे, तो वो रैशनिंग हमारा सिस्टम शुरू कर देगा। अब वो लंबे टाइम तक अगर वो रैशनिंग होती रहेगी तो वो मेरा सिस्टम कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर डीप इनहेलिंग आप कर रहे हैं और पूरी एनर्जी पैदा हो रही है तो हमारा सिस्टम क्या कहेगा, ब्रेन तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, तुम्हें एनर्जी चाहिए, लीजिए, आई हैव एनफ सप्लाई। फिर ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, फिर रैशनिंग नहीं होगी, फिर कहेंगे ले जाओ ना भैया, खुले मार्केट के अंदर पड़ा है, जिसको जितना उठा के चाहिए उतना ले जाइए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, प्राणायाम हमारे सर्वाइवल का एक पूरा का पूरा विज्ञान है। क्योंकि ये सवाल हमें बार बार हम अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हमारी लाइफ सालों में है कि सांसों में है। हमारी उम्र 70 साल है या एक साल में हम 1 करोड़ सांस लेकर आए हैं, 70 करोड़ सांस है। तो 70 करोड़ सांस मैं 90 साल में लेना चाहता हूं कि 70 करोड़ सांस मैं 40 साल में लेना चाहता हूं। तो अगर ये सांसों के ऊपर पूरी रिसर्च हो सके, बहुत रिसर्च हो भी रही है, और इस विज्ञान को हम समझ सकें तो प्रोबेबली इट कैन बी रिवॉल्यूशनरी थिंग। करेक्ट सर। हम अपने तरीके से जितना प्रयोग हमसे हो सकता है और जितना मैसेज हम दे सकते हैं देने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बताया कि आपको लाभ हुआ और हम ये शेयर करना चाह रहे हैं कि हमारी समझ के मुताबिक आपको लाभ क्यों हुआ। तो आपके साथ बात करने से लोगों के अंदर और विश्वास जगेगा। तो मैं पुनः आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।